नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए, रेलवे के एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी आने वाला है आने वाले समय में, तो ये एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी टेक्नीशियन, कोई भी रेलवे का एग्जाम ले लीजिए आप, उन सब में इस सीरीज से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पीएनआर। देखिए, पीएनआर जब आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो उसमें जो हमें टिकट में नंबर लिखा रहता है ना, उसको हम बोलते हैं पीएनआर, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और ये 10 डिजिट का होता है। एग्जाम में आता है कि कितने डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट का होता है पीएनआर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत पाई वॉस। देखिए, अनंत पाई कौन थे? अनंत पाई, जिसको हम अंकल पाई बोलते हैं, ये जनक है इंडियन कॉमिक के, जो भी कार्टून वाली बुक आती थी हमारी, के जनक है अनंत पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन चाइल्ड सर्जन। इंडिया के फर्स्ट चाइल्ड सर्जन कौन बने थे? तो ये बने थे आकृत जायसवाल, जब ये 7 साल के थे जब इन्होंने फर्स्ट सर्जरी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया की? देखिए, 2 क्वेश्चन आते हैं फ्रेश वाटर लेक से, तो मैं आपको दोनों बताता हूँ। एक आता है कि इंडिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है वुलार लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर मैं इंडिया की और लेक्स की बात करता हूँ जो फ्रेश वाटर लेक है, तो एक है लोकतक लेक। लोकतक लेक कहाँ पर है? ये है मणिपुर में। ये फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर की, काफी इंपोर्टेंट लेक है लोकतक लेक मणिपुर की। एक और लेक याद रखिए, भारा पानी लेक। जो भारा पानी लेक है ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में। तो मेघालय की एक लेक है जिसका नाम है भारा पानी लेक, और लोकतक लेक जिसको जो मणिपुर की है, ये दोनों एक फ्रेश वाटर लेक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये लार्जेस्ट लेक कौन सी है इंडिया की जो फ्रेश वाटर लेक है, तो वो है वुलार लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हमने इंडिया की लेक्स देख ली जो फ्रेश वाटर लेक है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है जो फ्रेश वाटर लेक है? तो ये काफी इंपोर्टेंट लेक है, इसका नाम है लेक सुपीरियर। देखिए, जो लेक सुपीरियर है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। ये कहाँ पर है? तो नॉर्थ अमेरिका में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और एक और क्वेश्चन आता है, ये कौन सी 2 बॉर्डर के बीच में पड़ती है या 2 बॉर्डर को टच करती है लेक सुपीरियर? तो यूएस एंड कनाडा बॉर्डर में है लेक सुपीरियर। फ्रेश वाटर लेक से एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक कौन सी है जो फ्रेश वाटर लेक है, तो ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है लेक बेकाल। लेक बेकाल तो ओल्डेस्ट भी है, सबसे पुरानी है, और बहुत डीपेस्ट है, बहुत गहरी है। ये कहाँ पर है? तो ये साउथ ईस्ट साइबेरिया में है। साउथ ईस्ट साइबेरिया में ये लेक पड़ती है, लेक बेकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा इज बिल्ड एट। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ मात्र 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हो गया था। 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हो गई थी, और ये मॉस्क्यू है यानी मस्जिद है। ये मस्जिद बनाई किसने थी? ये मस्जिद बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मस्जिद बनाई थी। इसको बनाना स्टार्ट करा था 1192 सीई में, और ये कंप्लीट हो गई थी 1199 सीई में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनाई थी। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, अजमेर राजस्थान में। मगर इसको ऑर्डर किसने दिया था? किसने बोला था कि आप ये मस्जिद बनाओ? तो इसका ऑर्डर दिया था बनाने का मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने बोला था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि आप ये मस्जिद बनाइए। अगर मैं डिजाइन की बात करता हूँ कि इसको डिजाइन किसने किया, तो अब्बू बकर जो कि हेरात के थे। अब्बू बकर हेरात के थे। इन्होंने इस मस्जिद को डिजाइन किया था। 2.5 दिन के झोपड़े को ऑर्डर दिया था मोहम्मद गोरी ने, बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस मस्जिद को बनाया किसने था, तो आप लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और यह है अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIGO, LIGO, इसका फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरोफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, LIGO का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो मूविंग लोयन, एक चलता हुआ लोयन मेक इन इंडिया का लोगो है। अगर मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूँ तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया। 24 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो मोदी जी ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मेक इन इंडिया का लोगो है उसको बनाया किसने था? कैनेडियन वाइडन ने इसको बनाया था, इस लोगो को। ये लोगो देखिए, ये है मेक इन इंडिया का लोगो। अब जो मेक इन इंडिया है हमारा, उसका इनिशिएटिव क्या था? गवर्नमेंट ने क्यों स्टार्ट किया था इसको? हमने ये स्टार्ट किया था कि हम क्रिएट कर सकें और इनकरेज कर सकें जो भी हमारी कंपनीज हैं। हमारी कंपनीज है बहुत सारी, आपको पता है इंडिया में, तो उसको इनकरेज और क्रिएट कर सके जिससे वो डेवलप करें मैन्युफैक्चरिंग को। अभी क्या होता है, अधिकतर चीजें हमारी बाहर से आती हैं, मगर हम चाहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो और उन सामानों की असेंबली हो इंडिया में। तो इसलिए हमने मेक इन इंडिया चलाया था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडस्ट्री को एनकरेज कर सके। जो भी सामान आता है बाहर से उसको असेंबल यहीं कर सके और मैन्युफैक्चरिंग कर सके उसकी। देखिए, मेक इन इंडिया के 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें क्या करना था? ग्रोथ रेट बढ़ाना था, ग्रोथ रेट इंक्रीज करना था 12 to 14% पर एनम
एनम ग्रोथ रेट 12 से 14% बढ़ाना था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो क्या होगा, 1000 मिलियन, इससे हमको क्या करना था, 1000 मिलियन एडिशनल जॉब, एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब हमें जनरेट करनी थी। कब तक, 2022 तक। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए जीडीपी में, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाना था हमें जीडीपी में लगभग 25% बाय 2022। 2022 तक हमें 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना था जीडीपी में, मगर ये डेट बढ़ाकर 2025 कर दी। देखिए अब क्या करना है, हमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको इंक्रीज करना है 25% तक 2025 तक। पहले ये 2022 तक करना था हमें, मगर अब 2025 तक करना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने आपको काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है +91 कोड इज विच कंट्री। देखिए +91 कोड है हमारा इंडिया का। जो भी हमारे मोबाइल नंबर होते हैं वो 91 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H6 फॉर्मूला किसका है, ये है बेंजीन का। बेंजीन कुछ इस तरह से बनता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो याद रखिए आप 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड एट। फर्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ पर हुआ था, तो ये एथेन में हुआ था। एथेन ग्रीस में आता है, एथेन ग्रीस में आता है और ये गेम हुआ था 1896 में। जो सेकेंड ओलंपिक गेम हुआ था वो 1900 में हुआ था, वो भी पेरिस में। अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, 2024 में जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं वो भी पेरिस में हो रहे हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2028 के जो गेम होंगे लॉस एंजलिस में होंगे और 2032 के जो गेम होंगे वो ब्रिस्बेन में होंगे। तो इस बार ओलंपिक से 100% क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी अपकमिंग इवेंट्स है ओलंपिक के वो भी याद रखिए। देखिए हाल ही में जो समर ओलंपिक चल रहा है पेरिस में, उसमें हमारे जो मनु भाकर हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी शूटिंग में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शूटिंग में जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है इन्हें। इनका याद रखिए, इनकी कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल चलाती है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर जी ने। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बनी है शूटिंग में जो कि इंडिया से है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो फर्स्ट वुमेन शूटर कौन सी है जो इंडिया की है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है समर ओलंपिक 2024 में, तो ये है मनु भाकर। देखिए जो मनु भाकर है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो ये हरियाणा स्टेट की है, हरियाणा स्टेट की है मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डे वॉज रिटन बाय। मालगुडी डे एक बुक का नाम है और इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है R.K. नारायण जी ने। देखिए मालगुडी डेज 1943 में लिखी थी इन्होंने। इसमें 32 स्टोरीज हैं और एक फ्रिक्शन टाउन है जो साउथ इंडिया में है, एक फ्रिक्शन टाउन है जो साउथ इंडिया में है। तो मालगुडी डेज इन्हें 1943 में लिखी थी। R.K. नारायण जी की एक काफी इंपोर्टेंट बुक है और इनकी फर्स्ट बुक थी है जिसका नाम है टॉमी एंड फ्रेंड्स। टॉमी एंड फ्रेंड्स भी बहुत आती है एग्जाम में। ये फर्स्ट बुक थी R.K. नारायण जी की, इन्होंने लिखी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शिंजो। शिंजो एक क्या है, तो शिंजो सिटी का नाम है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मास ऑन ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेट। ये डेफिनेशन थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मो। सिग्मो एक फेस्टिवल का नाम है जो सेलिब्रेट होता है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है BESK। BESK का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर, BESK का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सिक्किम स्टेट वाज फॉर्म्ड। अगर मैं सिक्किम की बात करता हूँ तो सिक्किम 22nd स्टेट बनी थी इंडिया की, 22nd स्टेट बनी थी इंडिया की। इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखिए 16 मई 1975 में सिक्किम स्टेट बन गई थी और ये 28 स्टेट बनी थी। मगर इसके लिए एक अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी सिक्किम को बनाने के लिए, तो ये हुई थी 1975 में। याद रखिए 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत 22nd स्टेट बना दिया था इंडिया की सिक्किम को। अगर मैं आपसे पूछूं 1975 तक कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी सिक्किम में, तो इसका नाम था नामग्याल डायनेस्टी। नामग्याल डायनेस्टी का रूल था सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल कंबेस्टिबल गैस। तो नेचुरल कंबंशन गैस कौन सी बोलते हैं हम, तो ये है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1999। 1999 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे नवाज शरीफ। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए अगर मैं 1999 की बात करता हूँ तो 1999 में क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉर किसके बीच में हुई थी, तो ये इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। इससे पहले ये याद रखिए कि ये वॉर स्टार्ट कब हुई थी, 3 मई को स्टार्ट हुई थी और ये 26 जुलाई तक चली थी 1999 में। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी
बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए इंडिया ने 3 मिशन चलाए थे। 3 मिशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 मिशन कौन कौन से चलाए थे इंडिया ने इस वॉर को जीतने के लिए? तो आपको पता है हमारे पास आर्मी भी है, नेवी है और एयरफोर्स है। तो इन तीनों के अलग अलग मिशन थे। आर्मी का मिशन था जिसको हम ऑपरेशन विजय बोलते हैं, तो ऑपरेशन विजय आर्मी का मिशन था। नेवी का मिशन था ऑपरेशन तलवार और एयरफोर्स का मिशन था ऑपरेशन सफेद सागर। तो ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स का मिशन था, नेवी का मिशन था ऑपरेशन तलवार और आर्मी का मिशन था ऑपरेशन विजय। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो आ सकता है। देखिए ये वॉर चली थी जुलाई तक, मतलब 1999 जुलाई में ये वॉर खत्म हो गई थी। जो चीफ आर्मी स्टाफ था, चीफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का कौन था इस वॉर में? तो इनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ये आर्मी के चीफ स्टाफ थे 1999 में। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नवाज शरीफ। देखिए परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, 12 अक्टूबर 1999 में जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, उसको हटाकर यानी तख्ता पलट कर दिया था। इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी की, उसको मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। यानी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया था और अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। जो भी नागरिक सरकार थी पाकिस्तान की उसको गिराकर परवेज मुशर्रफ ने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। यानी जो भी मिलिट्री वाले लोग थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी और 10th प्राइम मिनिस्टर बन गए थे परवेज मुशर्रफ। तो 10th प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के? वो थे परवेज मुशर्रफ। ये 2001 से लेकर 2008 तक प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, 1999 में कारगिल वॉर हुई थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वॉर हुई थी। इसमें इंडिया जीता था। तो ये वॉर चली थी 3 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक। तो उस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ और चीफ आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ। मगर ये पाकिस्तान वॉर हार गई थी। तो क्या हुआ, 12 अक्टूबर 99 में जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर दिया था मिलिट्री चीफ ने, जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ ने जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया था और अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। तो ये 10th प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के। ये प्राइम मिनिस्टर रहे 2001 से लेकर 2008 तक। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। यूएनओ बना कब था? 14 सितंबर 1948 में बना था यूएनओ। एक और क्वेश्चन आता है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है इसके एंटोनियो गुटेरेस। सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 14 सितंबर 1948 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वन एनिमी द बेस्ट टीचर इज क्वेटेड बाय। देखिए ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था दलाई लामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर अरुणाचल प्रदेश स्टेट इज फॉर्म्ड। तो ये 1972 दिया है ना, आंसर में 1972 दिया था, ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ अरुणाचल प्रदेश बनी कब थी। देखिए अंटिल 1972 तक अरुणाचल प्रदेश का नाम था NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये अरुणाचल प्रदेश का नाम था 1972 तक। इसके बाद क्या हुआ था 1972 में 20 जनवरी 1972 में क्या हुआ, जो ये NEFA है ना उसको बदलकर इसका नाम रख दिया अरुणाचल प्रदेश रख दिया और इसको क्या बना दिया, UT बना दिया। यानी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को UT बना दिया था और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रख दिया था। तो NEFA का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कब रखा? तो 1972 में, और 1972 में इसको UT बनाया। अब एक और क्वेश्चन आता है इसको स्टेट का दर्जा कब दिया था? तो 20 फरवरी 1987 में इसको स्टेट बना दिया था अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया की 24th स्टेट थी। 24th स्टेट थी अरुणाचल प्रदेश, जिसको बनाया था 1987 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए एक अमेंडमेंट हुई थी, 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी इस स्टेट को बनाने के लिए 1986 में। तो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 में ये अमेंडमेंट हुई थी और इसको स्टेट बना दिया था 1987 में, और ये 24th स्टेट थी इंडिया की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट कब बनाया था, तो स्टेट बनाया था 1987 में। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश को UT कब बनाया था, तो आप लगाएंगे 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांडा की कैपिटल क्या है? तो कंपाला युगांडा की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री गोट इंडिपेंडेंट इन 2011। तो कौन सी कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंट मिला था यानी आजादी मिली थी 2011 में? तो साउथ सुडान। तो साउथ सुडान यंगेस्ट कंट्री है, यंगेस्ट कंट्री बोल दीजिए आप या लेटेस्ट कंट्री बोल दीजिए जिसको इंडिपेंडेंस मिला है, तो वो है साउथ सुडान। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन की कल्टीवेशन कहाँ पर होता है? इंडिया में तो होता है कश्मीर में, और वर्ल्ड का जो सेफ्रॉन होता है सबसे ज्यादा वो होता है ईरान में। तो इंडिया में सबसे ज्यादा सेफ्रॉन होता है कश्मीर में और वर्ल्ड में ईरान में होता है, क्योंकि जो कश्मीर है उसमें एक सोइल मिलती है जिसको खारावास सोइल बोलते हैं। खारावास सोइल में सेफ्रॉन उगता है। तो याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन पार्टिसिपेट ऑल इवेंट इन विच ओलंपिक।
आपको बताया था मैंने 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हो गया था। तो ऐसा कौन सा ओलंपिक था जिसके पूरे इवेंटों में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था? तो जो 1900 वाला ओलंपिक था, 1900 वाला जो पेरिस में हुआ था, और प्रेजेंट में भी पेरिस में ओलंपिक हो रहा है, समर ओलंपिक। तो इसमें वुमेन्स ने जितने भी स्पोर्ट्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट इन दिल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय। देखिए पार्लियामेंट दो हो गई हमारी, एक हमारी पुरानी पार्लियामेंट है और एक हमारी न्यू पार्लियामेंट है जो अभी बनी है। इन दोनों के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखिए पार्लियामेंट की बात करते हैं तो एक हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, एक हमारी नई पार्लियामेंट है, और ये दोनों पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में है। तो पुरानी पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर कौन थे? पुरानी पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर थे एडविन लुटियन एंड सर हार्बर्ट बेकर। तो सर हार्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन आर्किटेक्चर थे पुरानी पार्लियामेंट के। नई पार्लियामेंट के आर्किटेक्चर कौन है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनका नाम है विमल पटेल। पुरानी पार्लियामेंट की बात करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हो गया था? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। कंप्लीट कब हो गई थी ये पार्लियामेंट बनकर? तो ये कंप्लीट हो गई थी 1927 में। और इसका इनॉग्रेशन कब हो गया था? इसका इनॉग्रेशन हो गया था 18 जनवरी 1927 में। इस टाइम वॉइस रॉय कौन थे इंडिया के? तो इंडिया के वॉइस रॉय कौन थे जिन्होंने इनॉग्रेशन करा था? तो वो थे लॉर्ड इरविन ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अगर मैं सीट्स की बात करता हूँ कि सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी? सीटिंग कैपेसिटी थी 790। अब नई पार्लियामेंट की बात करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था 2020 में। डेट भी याद रखिए, अक्टूबर 1। कंप्लीट कब हो गया था इसका कंस्ट्रक्शन? ये बनकर कंप्लीट हो गई थी 28 मई 2023 में। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था, यानी ये ओपन कब हुई थी? तो 19 सितंबर 2023 में ये पार्लियामेंट बनकर तैयार हो गई थी। सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1272 सीटिंग कैपेसिटी है, जिसमें लोकसभा की सीट है 888 और राज्यसभा की सीट है 384 और टोटल मिला के 1272 सीट है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था? आर्किटेक्चर तो अलग है, मगर जो न्यू पार्लियामेंट है उसको बनाया किसने? तो टाटा ने बनाया है इसको, और इनके साथ था लार्सन एंड टुब्रो, LNT जिसको बोलते हैं हम। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको, ये एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोड इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम विच कंट्री। अगर मैं इमरजेंसी की बात करता हूँ तो इमरजेंसी पार्ट 18 में आता है, और इसका आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल होता है इमरजेंसी का। तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, मेनली 352 में आती है जिसको हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, 356 में आती है जिसको हम स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल बोल लीजिए या स्टेट इमरजेंसी बोल लीजिए। और 360 में जो हमारी इमरजेंसी आती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी है जो पार्ट 3 में आती है। इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी है, ये भी याद रखिए। और इसको लिया था हमने जर्मनी से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन विच ईयर। श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिला था 4 फरवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज लिमिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो कोई एज लिमिट नहीं है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, मगर मिनिमम एज जरूर है। आपको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसकी मिनिमम एज है, ये याद रखिए आप। अगर लोकसभा से आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए आपकी। अगर आप राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मिनिमम एज आपकी होना चाहिए 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक फ्रॉम विच डायनेस्टी। अशोक कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते थे? तो ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली क्रिएचर विच लिव्स विदाउट वाटर फॉर 10 ईयर। ऐसा कौन सा एनिमल है जो 10 साल ले सकता है बिना पानी के? तो इसका नाम है टर्डीग्रेड। टर्डीग्रेड को हम बोलते हैं वाटर बियर, तो इसका नाम है वाटर बियर। और टर्डीग्रेड बोलते हैं इस एनिमल को या क्रिएचर को जो 10 साल तक बिना पानी के रह सकते। ये 23rd पार्ट था। देखिए इस सीरीज के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा RPF SI के और कांस्टेबल के, क्योंकि दोनों के एग्जाम अलग अलग होते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन भी अलग अलग है, और RRB टेक्नीशियन के। इसके साथ ही मैं आपको पढ़ाऊंगा रेलवे के करंट अफेयर। देखिए मैंने 2023 में जो रेलवे के करंट अफेयर थे 1 साल के, वो आपको पढ़ा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन करंट अफेयर को देख सकते हैं। मैं आपको 2024 के जो बाकी करंट अफेयर बचे वो पढ़ाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल में मैं आपको शॉर्ट्स पढ़ाता हूँ। डेली जो शॉर्ट्स आते हैं वो इंस्टाग्राम में भी अपलोड होते हैं। आप मुझे कमेंट शेयर में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।